नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जीएस एकेडमी झुंझुनू और एसएसजी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर की तरफ से आप सभी लोगों का तहे दिल से मेरा प्रणाम। आज अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेमोरी। देखो, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन होती है और कार्यक्रम होते हैं उनको संग्रहित रखने का काम मेमोरी करती है। देखो, यहाँ पे पिछला जो टॉपिक था वो अपन का था स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, और आज अपन इस पे चर्चा कर रहे हैं मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइस जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, और डेटा को कौन से को, मेमोरी को। यहाँ पे अपन वो मेमोरी पढ़ेंगे जो स्टोरेज डिवाइस के अंदर रहती है। कार्यक्रम और इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर के कार्यक्रम और इंफॉर्मेशन संग्रहित करके रखती है आपकी मेमोरी। इंसान के जीवन में भी कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है उतनी ही प्रकार की इंसान के जीवन में भी होती है। बेसिकली यदि देखी जाए तो मेमोरी है वो दो प्रकार की होती है, लेकिन अपन डीपली कुछ अध्ययन करना होगा, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में जो क्वेश्चन बनते हैं वो डीपली बनते हैं। तो यहाँ पे अपन मेमोरी को 4 प्रकार पढ़ेंगे मेमोरी के। ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं और ये मेमोरी क्या काम आती है, और ये भी देखेंगे कि यदि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी ना होती तो कंप्यूटर की क्या स्थिति रहती है यहाँ पे। देखो, मैं आपको ये बताऊं कि मेमोरी है वो इंसान में भी वही मेमोरी है। जैसे कुछ डेटा है वो यहाँ पे दिमाग में सेट किए हुए याद हैं अपने वो, और कुछ ऐसे डेटा हैं जो याद नहीं है। जो डेटा अपने याद हैं उसे मैं बोल सकता हूं सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कंप्यूटर के अंदर यदि कोई डेटा सुरक्षित रखा गया है तो वो कौन सा है, सेकेंडरी मेमोरी के डेटा। और यदि कुछ डेटा ऐसे हैं जो याद नहीं है, भूल चुके हैं, तो वो है अपनी प्राइमरी मेमोरी। बेसिकली अपन ने केवल यही पढ़ा है कि सेकेंडरी मेमोरी जो लंबे समय तक स्टोर रहती है, और प्राइमरी मेमोरी जो कुछ पल के लिए स्टोर होती है और तुरंत वो निकल जाती है। लेकिन अपन एडवांस लेके चलेंगे, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो मैं यहां पे बता देता हूं आपको। मेमोरी है वो 4 प्रकार की होती है। देखो, मेमोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सुविचार के साथ में स्टार्ट करता हूं क्लास। अगर भरोसा ऊपर वाले पर है, अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है। और यदि भरोसा खुद पर है, यदि भरोसा खुद पर है तो वही मिलेगा जो आपने लिखा है। तो अभी अपन लिखना स्टार्ट करते हैं मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। देखो, यहां पर मेमोरी 4 भागों में मैं विभक्त करता हूं, जिसमें फर्स्ट आपकी आती है केस मेमोरी। केस मेमोरी, देखो यहां पे जो वर्ड मैंने लिखा है, आप ये विचार मत कीजिएगा कि सर ये स्पेलिंग गलत है। नहीं, ये जो केस मेमोरी होती है इसकी जो स्पेलिंग होती है वो यही होती है, CACHE, केस मेमोरी। दूसरी जो मेमोरी आती है वो आती है आपकी रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी। अब देखो, रजिस्टर मेमोरी के बाद में जो मेमोरी आती है वो आती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के बाद में अंतिम जो मेमोरी है वो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी। ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होती है। मैं आपको यहां पे दिमाग में डायरेक्टली बैठा रहा हूं कि ये जो कंप्यूटर के अंदर 4 प्रकार की मेमोरी होती है, वही मेमोरी इंसान के अंदर होती है 4 प्रकार की। किस प्रकार की केस मेमोरी है वो इंसान में कौन सी होती है? मैं देखो आपको इतने सही तरीके से समझाऊंगा कि आप अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। केस मेमोरी, देखो केस मेमोरी इंसान में क्या करती है कि जब बच्चा 10 साल का होता है उस टाइम पे वो पता नहीं 1000 क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे यहां पे ये पंखा क्यों चल रहा है, ये टीवी ऑन क्यों कर रखा है, ये गेट बंद क्यों कर रखा है। कहने का मतलब एक बच्चा होता है छोटा, वो 1000 क्वेश्चन पूछ लेता है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो गया, जैसे 18 साल का हो गया, तो उसके बाद में वो क्वेश्चन पूछना धीरे धीरे बंद कर देता है। इसका मतलब मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि एक बच्चे के अंदर जो केस मेमोरी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और जैसे जैसे एक व्यक्ति की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही केस मेमोरी है वो घटती जाएगी। ओके, लेकिन यहां पे कंप्यूटर की जो केस मेमोरी है उसका काम कुछ अलग होगा। अब देखिएगा क्या होगा। एक बार देख लिया आपने कि कंप्यूटर की ये मेमोरी होती है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक मेमोरी नहीं है, या फिर पांचवा जो ऑप्शन दे देगा कि ये उपयुक्त सभी है। तो मैं यहां पे बता दूं कि कंप्यूटर की मेमोरी है वो केस मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, अब देखिएगा अपन चर्चा करेंगे आज केस मेमोरी के ऊपर। देखो अपन का टॉपिक है वो आज कंप्लीट नहीं होगा, बड़ा टॉपिक होगा। अपन को मेमोरी के कम से कम 2 या 3 पार्ट करने पड़ेंगे। तो आज अपन केवल अध्ययन करेंगे केस मेमोरी के ऊपर। केस मेमोरी, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि केस मेमोरी किसका भाग है। केस मेमोरी है वो भाग किसका है? तो केस मेमोरी है वो आपके प्रोसेसर का भाग होता है। किसका भाग होता है? प्रोसेसर का। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो आप अपनी भाषा में बोलते हैं सीपीयू, तो सीपीयू के अंदर आपका केस मेमोरी होता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि केस मेमोरी के पार्ट कर रखे हैं, 3 पार्ट कर रखे हैं केस मेमोरी के, जिसमें फर्स्ट L1, L2 और L3 ये केस मेमोरी के पार्ट कर रखे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो L1 और L2 होते हैं ये आपके प्रोसेसर के अंदर ही संग्रहित रहते हैं। और जो L3 होता है वो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके जस्ट पास में होता है। कौन? L3। अब मैं आपको बता दूं कि ये L1 क्या काम आता है, L2 क्या काम आता है और L3 क्या काम आता है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी कंपोनेंट लगा हुआ है उसमें से सबसे फास्ट प्रोसेस करने वाली जो इकाई है वो केस मेमोरी है। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपको कि सबसे गतिशील मेमोरी कौन सी है, सबसे गतिशील मेमोरी कौन सी है, तो वो होगा आपका केस मेमोरी। सबसे गतिशील, सबसे अधिक प्रोसेस करने वाली मेमोरी है केस मेमोरी। अब देखिएगा मैं L1 और L2, 3 और इनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका L1। देखो जैसे इंसान की मेमोरी, केस मेमोरी की बात करूं तो देखो इंसान क्या करता है, जैसे मान लीजिएगा कि यदि किसी स्टूडेंट को कुछ वर्क लिखना है रजिस्टर में पेन से यदि वो लिखेगा तो उसके पास में क्या होगा? पेन होगा। रजिस्टर उसके सामने है तो तुरंत वो पेन कहां से निकालेगा? अपने ऊपर की पॉकेट से निकालेगा। स्वाभाविक है, क्योंकि एक स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट या फिर एक टीचर होगा तो वो पेन कहां रखेगा? शर्ट की जेब में। और शर्ट की जेब में फर्स्ट बार क्या लिया? यहां से लिया। तो इंसान की मेमोरी, जो केस मेमोरी, जो कंप्यूटर का L1 की बात करता हूं, तो यहां पे L1 इंसान के अंदर कहां पे है? जहां पे फर्स्ट वर्क किससे किया? क्योंकि अपना जो प्रोसेसर है, वैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर है, वो सबसे पहले टर्मिनल किसको देगा?
मतलब आदेशित कहां से लेगा, अर्थात डेटा कहां से लेगा, अपनी जेब से लिया इंसान ने कहां से लिया, जेब से लिया, क्योंकि पेन कहां मिलेगा भाई, शर्ट की फैश ऊपर की जेब में मिलेगा। तो यहाँ पे तुरंत उसका माइंड क्या किया कि अपन की जेब में क्या है, पेन है, वहां से निकाले। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन पेन ऊपर वाली जो जेब होती है, पॉकेट होती है, उसके अंदर नहीं रखते हैं, लेकिन हाथ कहां जाता है, ऊपर की जेब में ही जाता है। भाई साइड की जेब में नहीं जाएगा, पेन लेने के लिए सबसे पहले कहां देखेंगे, ऊपर की जेब में, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका मतलब कंडीशन कहां जो अप्लाई हो रही है, यहां पे प्रोसेसर को, अर्थात सीपीयू को, आपका जो मेन जो प्रोसेसर है, यदि यूजर ने किसी भी प्रकार का टर्मिनल दिया है, किसी भी प्रकार का आदेश दिया है, तो सबसे पहले प्रोसेसर है वो टर्मिनल किसको देगा, कैश मेमोरी को। किसको देगा, कैश मेमोरी को, क्योंकि इंसान की कहां जरूरत पड़ी भाई, पेन की जरूरत कहां से पड़ी, यहां पॉकेट से पड़ी, तो तुरंत यहां पे हाथ डाल दिया और यहीं से पेन निकाल लिया। तो यहां पे कैश मेमोरी के ऊपर टर्मिनल देता है कौन, प्रोसेसर, और कैश मेमोरी का भी कौन सा पार्ट लेता है, L1 लेता है। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया कि जेब में कई बार पेन रखा ही नहीं, लेकिन फिर भी हाथ चला जाता है। यदि L1 के अंदर डेटा मिल गया, एक सपोज कीजिएगा L1 के अंदर यदि जैसे यूजर का टर्मिनल था, जैसा का जैसा ही डेटा यदि मिल गया L1 में, तो L1 से डेटा उठाया, कैश मेमोरी L1 जो कैश मेमोरी है वहां से डेटा उठाया और प्रोसेसर तक चला गया, और प्रोसेसर ने क्या किया, क्रियान्वयन किया और आउटपुट मिल गया। लेकिन सपोज कीजिएगा कि L1 में कई बार डेटा नहीं मिलता है, L1 में यदि डेटा नहीं मिला तो प्रोसेसर टर्मिनल कहां मिलेगा, L2 को मिलेगा। यदि L2 के अंदर डेटा मिल गया तो वो डेटा कहां से होते हुए गुजरेगा, L1, और L1 से कहां जाएगा, प्रोसेसर के अंदर चला जाएगा। वो डेटा कहां जाएगा, प्रोसेसर में जाएगा, और प्रोसेसर क्या करेगा, जो क्रियान्वयन जो करना है वो क्रियान्वयन करेगा और क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। लेकिन कई कंडीशन ये होती है कि जैसे मान लीजिएगा एक व्यक्ति ने यहां से ऊपर हाथ दिया, पेन नहीं मिला, तो दूसरी बार वो क्या करेगा, पेन लेने के लिए टेबल के ऊपर देखेगा कि टेबल के ऊपर किस साइड में मेरा पेन रखा हुआ है। यदि वो वहां पे मिल गया तो ठीक है, यदि नहीं मिला तो वो कहां जाएगा, दूसरी जगह पे, अर्थात अपने बैग में देखेगा, या फिर कोई टीचर है, कोई ऑफिशियल वर्क करने वाला है, तो वो अपने ड्रॉवर में देखेगा कि पेन यहां पे रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। तो देखो यहां पे प्रोसेसर क्या करेगा, टर्मिनल किसको देगा, L3 को देगा। किसको दे रहा है, यहां पे L3 को देगा, और L3 के अंदर यदि डेटा मिल जाता है, यूजर ने जो आदेश दिया है उसके अनुकूल यदि प्रोसेसर यहां पे आदेश देगा L3 को, और L3 के पास यदि वो डेटा मिल जाता है तो वो डायरेक्टली प्रोसेसर के पास नहीं जाएगा, वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, L2 के पास जाएगा, बाद में कहां जाएगा, L1 के पास में जाएगा, उसके बाद में कहां जाएगा, प्रोसेसर के पास में वो डेटा पहुंचेगा। और प्रोसेसर क्या करेगा, क्रियान्वयन करेगा, क्रियान्वयन करने के बाद में यूजर को एक आउटपुट के डिवाइस के ऊपर परिणाम प्रदर्शित कर देगा। और यदि L3 के पास यदि वो डेटा नहीं मिला तो क्या करेगा, देखो क्वेश्चन बन रहा है, नहीं बन रहा है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि यदि L3 के पास भी वो डेटा नहीं मिला तो क्या होने वाला है। तो होने वाला कुछ नहीं है, आगे की प्रोसेस करेगा, वो रैम के पास जाएगा। कहां जाएगा, रैम के पास में चला जाएगा, क्योंकि नहीं तो L1 के पास में, ना L2 के पास में, ना ही L3 के पास में है। अब देखो तीनों कंडीशन जो कैश मेमोरी अपने आप में ये बोलता है कि सबसे गतिशील मेमोरी होती है कैश मेमोरी, और यहां पे कैश मेमोरी के पास में वो डेटा है नहीं, तो श्योर मान लीजिएगा आपका सिस्टम की जो प्रोसेस होगी वो बहुत धीमी हो जाएगी, बहुत गति है वो बहुत ही धीरे हो जाएगी, और उसके बाद में कहां तक जाएगा, डेटा रैम से लाने के लिए जाएगा। भाई प्रोसेसर ने जो आदेश दिया L1 के पास नहीं मिला, L2 के पास भी नहीं मिला, L3 के पास भी नहीं मिला, तो कहां जाएगा, रैम के पास में जाएगा, और रैम के पास जब टर्मिनल जाएगा तो सिस्टम की जो प्रोसेसिंग होगी वो बहुत ही धीमी हो जाएगी। यदि रैम के पास में वो डेटा मिल गया, देखो एक अपन मान लेते हैं कि रैम के पास में यदि वो डेटा मिल गया तो कहां जाएगा वो डेटा, L3 के पास, L3 के बाद में कहां जाएगा, L2 के पास और L1 के पास में, और उसके बाद में कहां तक पहुंचेगा, वो प्रोसेसर के पास पहुंचेगा, और प्रोसेसर क्या कर देगा, क्रियान्वयन करेगा और यूजर को एक परिणाम के रूप में आउटपुट डिवाइस के ऊपर प्रदर्शित कर देगा। अब देखिएगा
चलो यदि रैम के पास में वो डेटा मिल गया तो अच्छी बात है, यदि वो रैम के पास भी वो डेटा नहीं मिला तो क्या होने वाला है? यदि रैम के पास नहीं मिला तो टर्मिनल कहां तक जाएगा? आपका सेकेंडरी मेमोरी तक, सेकेंडरी मेमोरी तक। और सेकेंडरी मेमोरी की यहां तक मैं बात करूं तो सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, जहां पे डेटा अपन के स्टोर होते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर यदि डेटा मिला तो वो डेटा कहां से होते हो जाएगा? रैम के पास जाएगा, रैम के बाद में L3 के पास जाएगा, L3 के बाद में L2 के पास में जाएगा, L1 के पास में जाएगा, ऐसे होते हुए वो प्रोसेसर के पास में पहुंचेगा। और यदि वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा नहीं है तो तुरंत मैसेज दे देगा कि यावर डेटा यावर रिजल्ट नोट फाउंड, या फिर यावर डेटा नोट फाउंड, क्योंकि वो डेटा आपके सिस्टम में है ही नहीं। ओके, अब देखिएगा मैं यहां पे एक चीज और बहुत ही बेहतरीन बताने वाला हूं। देखो यहां पे L1 जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी? सबसे फास्ट। विचार कर लीजिएगा कैश मेमोरी का भी कौन सा पार्ट है जिसकी सबसे फास्ट स्पीड होती है? तो वो होती है आपकी L1 की, और उसके बाद में L2 की, और उसके बाद में L3 की। L3 तक इसकी प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है। अब देखिएगा मैं आपको बताऊं कि L1 की प्रोसेसिंग स्पीड क्या है? सबसे फास्ट। प्रोसेसिंग स्पीड क्या है? सबसे फास्ट। लेकिन L1 की जो साइज है वो सबसे ज्यादा होगी। साइज होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा, साइज में बड़ा होगा। कौन? सॉरी, साइज में क्या होगा? ये छोटा होगा। सॉरी, यहां पे गलत बोल दिया मैं। यहां पे देखो L1 और L1 की प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी? सबसे फास्ट, सबसे फास्ट होगी। और इसकी साइज है वो क्या होगी? सबसे छोटी होगी। यहां पे सबसे छोटी साइज है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है? सबसे फास्ट। देखिएगा, अब देखिएगा प्रोसेसिंग स्पीड है L2 की, वो L1 की तुलना में प्रोसेसिंग स्पीड क्या है? कम, जबकि इसकी साइज क्या होगी? बड़ी होगी। किससे? L1 से। L1 से बड़ी साइज होगी L2 की। ऐसी ही कंडीशन क्या होगी? 3। और प्रोसेसिंग जो स्पीड होगी वो बहुत कम होगी। भाई दोनों से क्या होगी? कम, जबकि इसकी जो साइज है वो क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। देखो यहां पे L3 की साइज है वो क्या होगी? सबसे बड़ी। और प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी? सबसे कम। ओके, तो ये देखिएगा आपका कैश मेमोरी का पार्ट है। अब देखिएगा मैं आपको बता दूं कि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कैश मेमोरी किसका भाग है, अर्थात कैश मेमोरी है वो किस चीज का भाग है। तो यहां पे कैश मेमोरी आपको ये बताना है कि सीपीयू का भाग है, अर्थात प्रोसेसर का भाग है, जो वर्तमान समय में आप लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कैश मेमोरी का भाग होता है। और वर्तमान समय में स्थिति क्या है कि L1 कैश मेमोरी, L2 कैश मेमोरी, ये आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगते हैं, जबकि L3 है ये आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर न लगकर उसके जस्ट पास में एक चिप के रूप में यहां पे सेट किया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि रैम है, रैम आपके कभी भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर नहीं लगती है। मैंने देखो कंडीशन क्या बताई, डेटा कहां से उठेगा, टर्मिनल कहां से मिलेगा, किस किस तरीके से कंडीशन पर आधार पर वो डेटा गुजरेगा। देखो सबसे पहले मैंने वैसे बता दिया, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करा रहा हूं कि सबसे पहले प्रोसेसर है। देखो यूजर आदेश देता है किसको? प्रोसेसर को। भाई यूजर आदेश दे रहा प्रोसेसर को, प्रोसेसर क्या करेगा? टर्मिनल यहां से आगे सेंड करेगा और वो कहां पे भेजेगा? L1 पे भेजेगा। L1 पे मिला तो ठीक है, नहीं किस पे भेजेगा? L2 पे भेजेगा। L2 पर भी नहीं मिला तो किस पे भेजेगा? L3 पे, क्योंकि L1 L2 किसका है? सीपीयू के अंदर है, अर्थात प्रोसेसर के अंदर लगा हुआ, जबकि L3 क्या है? बाहर है। और मैं यहां पे बता चुका हूं कि यहां पर आते हुए सिस्टम की जो